एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th में जो है आज मैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ाने वाली हूँ और ये चैप्टर जो है मैं इस ईयर के 2021 में जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है उसके बेसिस पे पढ़ाने वाली हूँ। दैट मीन्स हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो है एवोल्यूशन पार्ट को इस साल हटा दिया गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है आपको हेरिडिटी का मतलब जानना चाहिए कि व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, दैट पासिंग ऑफ ट्रैट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ट्रैट्स मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के अंदर होते हैं, जो भी गुण, फीचर्स वगैरह एवरीथिंग, ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होने के प्रोसेस को ही जो है हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है। लाइक हमारी आई बॉल्स जो है वो ब्राउन है ना। अगर हमारे पेरेंट्स की आई बॉल ब्राउन है तो हमारी आई बॉल भी ब्राउन हो सकती है। अब देखो, हो सकता है कि हमारे फादर का आई बॉल ब्लैक हो और मदर का आई बॉल ब्राउन हो। ठीक है, या बहुत और भी एग्जांपल्स है, मदर के हेयर कर्ली हो सकते हैं, फादर के हेयर स्ट्रेट हो सकते हैं, डिफरेंट। तो उनमें से कोई एक कैरेक्टर जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, वो कैसे आता है, क्यों आता है, यही जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेरिडिटी का मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। इसको जो है हेरिडिटी के साथ साथ हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब बात आई कि एक बार आपने ये प्रोसेस तो समझ लिया, हेरिडिटी जो होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास होती है। द नेक्स्ट थिंग इज जो ट्रायड्स होते हैं, ट्रायड्स को ही हम कैरेक्टर्स कहते हैं। जो भी फीचर्स, जो भी गुण हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, आदतें हो सकती हैं, बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ कॉमन चीजें, आई बॉल का जो कलर, जैसे मैंने बताया, आई बॉल कलर, स्किन टोन, है ना, हाइट, जैसे कि पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है तो बच्चे भी ज्यादातर लंबे ही होते हैं, है ना, जिनकी हाइट छोटी होती है उनके बच्चे भी थोड़े छोटे होते हैं। इस तरह की चीजें, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उन्हीं को हम ट्राइड्स कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो अभी जो ट्राइड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इनहेरिटेड और एक होता है अक्वायर्ड। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि हेरिडिटी के प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या इनहेरिटेड ट्राइड्स वो ट्राइड्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, फॉर लाइक हाइट जो हो सकता है, स्किन कलर, स्किन टोन, बालों का कलर, बालों का कर्ली है, स्ट्रेट है, आईज जो है यहाँ से ये ईयरलोब्स हमारी फ्री है या डिटैच्ड है, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं। तो ये जो चीजें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स हम विरासत में हमें मिलती है, उन्हीं को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या फिर इनहेरिटेड ट्राइड्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज अक्वायर्ड ट्राइड्स। तो ये वो ट्राइड्स होते हैं जो आफ्टर बर्थ हम आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, वो आदतें या वो फीचर्स जो हम आफ्टर बर्थ जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। ठीक है, फॉर लाइक हमें जो पढ़ना आता है, बोलना आता है, अब बाय बर्थ तो आपको एबीसीडी पढ़ने नहीं आती है या फिर सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है, वो सारी चीजें जो है आप इस दुनिया में आने के बाद सीखते हो। ठीक है, तो वो जो चीजें होती हैं उसी को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर एक्वायर्ड ट्राइड्स कहते हैं। पढ़ना, बोलना, सीखना, नाचना, गाना, है ना, एवरीथिंग जो हम सीखते हैं वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे एक्वायर्ड ट्राइड्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि जो मैंने बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स में से हमारे अंदर आते हैं, तो वो कैरेक्टर्स कोई बेसिस तो होगा, कोई रूल तो होगा कि किस बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स जो है हमारे पेरेंट्स के आए हैं, और जो है हमारे पेरेंट्स के कितने कैरेक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए जो है हमें जेनेटिक्स की पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। इसी चैप्टर को जो है बेसिकली हम स्टडी ऑफ जीन्स जो होते हैं जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, कि किस तरह से जो है पेरेंट्स के अंदर जो जीन होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, सेल चैप्टर न्यूक्लियस में, तो आपने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन्स होती हैं, और वही जीन्स जो है वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम गोरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, काले हैं, एनीथिंग, हमारे आई बॉल का कलर क्या है, हमारी आईब्रोज कैसी हैं, बाल कैसे हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग किस पे डिपेंड करता है? हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? और वही जीन्स का ट्रांसफर जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन होता है। तो किस बेसिस पे जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जीन्स का ट्रांसफर होता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है उन्हें हम ग्रेगोर मेंडल कहते हैं। उनका नाम जो है ग्रेगोर मेंडल है। कोई जेरेजोर मेंडल भी कहता है, कोई ग्रेगोर मेंडल भी कहता है। डजंट हैपन, प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी हो सकती है। ठीक है, सो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल है। इनका जो लाइफ स्पैन था, मतलब वो 1822 से 84 तक जो है वो थे। उसके बाद अगर बात की जाए इनके बारे में, तो वो क्या थे? तो ही वॉज अ मॉन्क।
वो एक मॉन्क थे एक चर्च में, और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, जेनेटिक्स के ऊपर उनका मतलब उनको लगा होगा कि शायद मुझे करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो है जब एक्सपेरिमेंट्स अपने स्टार्ट किए जेनेटिक्स के ऊपर, तो ही वाज ए मैथमेटिशियन, तो उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के एनालिसिस वगैरह को जो है एनालिटिक्स को यूज किया, मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह को जेनेटिक्स में जो है उन्होंने इंक्लूड किया अपने स्टडी को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे जो है उन्होंने जब ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट्स की थी, गार्डन पी प्लांट उन्होंने लिया था, गार्डन पी प्लांट लेके मटर जो है उसको लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, और जब वो बहुत सालों के बाद जब वो सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने जो है उसके जो है जर्मन लैंग्वेज में जो है उसको जो है वो लोकल न्यूज़पेपर्स में छपवाया वगैरह भी था, बट उतना फेमस जो है वो उस टाइम पे नहीं हो पाए, ठीक है। बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट जिनके बारे में ये हिस्ट्री जो है आप 12th क्लास के जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, कि उन्होंने जो है उन साइंटिस्ट ने देखा कि मेंडल जो है वो इतने साल पहले ये काम कर चुके हैं, 1900 में, उन्होंने 1800 में काम कर दिया था, 1900 में कुछ साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट आए, और उन्होंने उनके काम को देखा, समझा और बोला, माय गॉड, ये तो इतने साल पहले ही जो है जेनेटिक्स की वो इतना मतलब बड़ा एक्सपेरिमेंट जो इतनी इंप्रूवमेंट करके वो चुके हैं, ठीक है। उस टाइम भी खोज चल रही थी, तो पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया है, क्योंकि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुए आगे की जनरेशन के लिए, जेनेटिक्स में और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए। तो अगर बात की जाए तो उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने सबसे पहले जो है गार्डन पी प्लांट लिया। उनके मतलब उनके सक्सेस का रीजन क्या था, द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस था कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया। तो गार्डन पी प्लांट उन्होंने क्यों लिया, एक तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मटर का जो पौधा होता है बहुत जल्दी मिल जाता है, प्लस उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, 3 महीने। 3 महीने में जो है हम उसके कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं ना, कि पेरेंट्स से क्या क्या कैरेक्टर्स कैसे जो है बच्चे में आए, फिर उसको हम फिर से जो है रिप्रोड्यूस करवा के फिर मतलब कि बहुत ज्यादा जनरेशन को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स किसी एनिमल पे या ह्यूमन बींग्स पे किया होता तो इतनी ज्यादा जनरेशन को नहीं पढ़ पाते, ठीक है। मतलब कैरेक्टर्स कैसे कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब अगर ह्यूमन में पढ़ना होता तो वो जो है दादा का एग्जाम्पल लेते, दादा से बेटे में गया, बेटे से पोते में गया, है ना, उसके बाद शायद नेक्स्ट जनरेशन तो वो नहीं पढ़ पाते ना, वो तब तक तो उनकी डेथ हो जाती, और वो पढ़ने में उनको पूरी जिंदगी लग जाती ना। और कैसे क्या क्या आए, तो उतना टाइम में था। अगर डॉग को लेते तो डॉग की भी जो है लाइफ स्पैन 12 साल होती है ना, तो कैसे वो जो है डेवलप किया, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट लिया, लाइफ स्पैन छोटी थी, 3 महीने में जो है कैरेक्टर्स का सारा स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बात है दैट इज गार्डन पी प्लांट में सिर्फ 7 कैरेक्टर्स ही थे, 7 ही कैरेक्टर थे जो मटर के बारे में उन्हें पढ़ना था, इसलिए उनकी जो स्टडी है और ज्यादा आसान हो गई, ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनको नहीं पढ़ना पड़ा। जैसे ह्यूमंस के अंदर तो कितने सारे कैरेक्टर्स है, आई बॉल का कलर, आईब्रोज कैसी है, चौड़ी है, मोटी है, पतली है ना, फेस गोल है, चकोर है, क्या है, हेयर का कलर, हेयर का जो कर्ली है, स्ट्रेट है ना, हाइट, वेट, कलर, गोरे काले कैसे हैं, ये सारी चीजें, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, मिक्सअप हो जाता, ज्यादा मुश्किल हो जाती। सिर्फ 7 कैरेक्टर्स ही थे हमारे गार्डन पी प्लांट में। क्या क्या कैरेक्टर्स थे गार्डन पी प्लांट में, तो सबसे पहले फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर या तो पर्पल हो सकता है या फिर व्हाइट हो सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट इज फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर कहाँ पे है, या तो एक्सियल हो सकता है या फिर टर्मिनल हो सकता है। तो एक्सियल होता है कि अगर ये स्टेम है आपके गार्डन पी प्लांट का, तो साइड से जो निकलते हैं फ्लावर्स उन्हें हम एक्सियल कहते हैं, और ये जो टिप होता है आगे चल के फ्लावर में जब बदल जाता है तो इसको हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो साइड में हो सकती है फ्लावर का पोजीशन या फिर टर्मिनल पे हो सकता है। उसके बाद सीड का कलर है ना, मटर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है, तो या तो येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है सीड का कलर। सीड की अगर शेप की बात की जाए तो अगर आपने मटर देखा होगा तो कुछ मटर होते हैं एकदम राउंड राउंड चिकने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं, सिकड़े हुए होते हैं ना, ऐसे रफ इस तरह के होते हैं। कुछ जो होती है एकदम ऐसे गोल गोल होती है, और कुछ होती है ऐसे होती है ना, राउंड या रिंकल्ड, 2 तरह के हो सकते हैं सीड का शेप। उसके बाद अगर बात की जाए पॉड, वो जो मटर की जो ऊपर की होती है छिमी, उसको हम पॉड कहते हैं ना, तो पॉड का जो कलर है वो भी आपने देखा होगा, बहुत सारे मटर का ग्रीन होता है या फिर येलो होता है। उसके बाद पॉड का शेप भी आपने अगर देखा होगा तो कुछ मटर जो होते हैं वो एकदम चिकने होते हैं, ऊपर से क्लीन होते हैं इस तरह से, है ना, और उनके अंदर ऐसे ऐसे मटर भरे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेटेड, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब इस तरह से इसमें ऐसे गोल गोल मटर भर जाता है ना। तो या तो पॉड का जो शेप है वो इन्फ्लेटेड हो सकता है, फिर कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। एंड द लास्ट इज प्लांट की हाइट, तो गार्डन पी प्लांट की है तो हाइट वो या तो लंबे होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे, छोटे होंगे, बीच वाली हाइट मीडियम हाइट नहीं होती, या तो लंबा या फिर छोटा, ठीक है, टॉल या ड्वार्फ। तो ये कुछ 7 कैरेक्टर्स हैं जो मतलब गार्डन पी प्लांट में थे, जिनके बेसिस पे जो है मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 2 कैरेक्टर्स हैं, एक के ऊपर मैंने डी लिखा है और एक के ऊपर जो है मैंने आर लिखा है, ठीक है। तो डी का मतलब होता है डोमिनेंट और आर का मतलब होता है रिसेसिव। अब ये क्या होता है भैया,
ये क्या चीजें हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। समझ लो कि जैसे कि अब मैंने बात की आपके बालों की, हेयर जो है या तो वो स्ट्रेट हो सकता है या फिर वो कर्ली हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि फादर का जो हेयर है वो स्ट्रेट है और आपकी मदर का जो हेयर है जो वो कर्ली है ना। अब आप में यही पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका हेयर कर्ली होगा या फिर आपका हेयर जो है वो स्ट्रेट होगा, है ना। ये कैसे होगा, क्योंकि आपके मदर के अंदर जो जीन है हेयर्स की वो कर्ली हेयर्स की है और फादर के अंदर जो जीन है हेयर्स की वो स्ट्रेट हेयर्स की है। तो उन दोनों में से जिसका जीन आपके अंदर आएगा वो होगा, ऐसा नहीं है, दोनों के ही जीन्स जो है वो आते हैं आपके अंदर। ठीक है, फॉर लाइक आपने बताया कि हाफ जो कैरेक्टर्स हैं वो मदर से आती है, हाफ फादर से आती है। तो मान लो कि एक जीन जो है आपका फादर से आया और एक जीन जो है वो मदर से आया। अब फादर वाले जो जीन है वो स्ट्रेट हेयर का है और मदर वाला जो जीन है वो कर्ली हेयर का है। ठीक है, अब जो है आप में जो जीन आया, अब आप मान लो आपका हेयर जो है वो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब देखो दोनों का जीन आपके अंदर आया, लेकिन आपने किसके कैरेक्टर्स को शो किया, फादर के कैरेक्टर को, स्ट्रेट वाले हेयर को शो किया, स्ट्रेट जीन को शो किया। दैट मीन्स कि इन दोनों में से जो स्ट्रेट वाला है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अपना असर दिखा के ही रहते हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि एक रूम में दो भाई रहते हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट भाई है वो बड़ियार है, वो ज्यादा ताकतवर है ना, वो अपनी ही चला के रहेगा घर में चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलने ही नहीं देगा वो रिसेसिव वाले की। उसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, जब दो अलग अलग टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट हो तब भी वो अपने कैरेक्टर को ही दिखाए। दो अलग अलग भाई हैं, एक मतलब कमजोर है और एक जो डोमिनेंट एकदम रिजिड है कि मुझे यही करना है तो यही करना, यही होगा इस घर में, तो उसी की चलेगी, उसी को हम डोमिनेंट कहते हैं। जो दूसरा वाला जो अपनी नहीं चला पाता उसको हम रिसेसिव कहते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसमें जो है स्ट्रेट हेयर वाला जो है वो डोमिनेंट है। अब देखो, अब ये जो कर्ली हेयर है इसका मतलब कर्ली हेयर फिर कैसे आया, मम्मा को तो कर्ली हेयर है ना। अगर कर्ली हेयर का जीन रिसेसिव है तो उनके अंदर वो रिसेसिव जीन कैसे आया। तो देखो क्या होता है, जब जीन्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके गार्डन प्लांट का बहुत अच्छा एग्जांपल हूं तो प्लांट की हम हाइट लेते हैं। ठीक है, प्लांट की हाइट जो है या तो टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। अब जो जीन्स होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, तो आपको पता है ना, एक जीन जो है फादर की तरफ से आता है और एक जो है मदर की तरफ से आता है, तो ऑलवेज दे अकर इन पेयर, है ना। एक नॉर्मल सेल में वो पेयर में होते हैं। तो देखो अब मान लो कि जो टॉल हाइट वाला प्लांट है उसकी जीन्स जो है टी और टी है, दोनों जीन टॉल है, वो पेड़ जो है वो टॉल है। ठीक है, हम जो है पहला अल्फाबेट ले लेते हैं उसको दिखाने के लिए। अब डोमिनेंट का हम डी नहीं लिखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम कैरेक्टर्स हैं, एक ही कैरेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म है ना, इन्हीं को हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील। ठीक है, एक ही जीन के जो दो अलग फॉर्म होते हैं, है ना, जैसे कि टॉल हाइट के जीन का दो फॉर्म है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो इसी को हम एलील कहते हैं। तो टॉल वाले को तो टी से लिखते हैं और छोटे वाले को स्मॉल टी से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपका जो डोमिनेंट वाला टॉल वाला है वो बड़ा टी और जो डोमिनेंट है छोटा वाला है वो स्मॉल टी। ठीक है, तो ये दो टी और ये दो टी। ठीक है, अब इनकी जब गैमीट्स बनेंगी ना इनकी, तो मान लो कि एक गैमीट में तो जब आपने पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो आधे ही क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही गैमीट में आएगा आपके। तो मान लो एक वाला टी जो है इस गैमीट में चला गया और एक वाला जो टी है वो इस गैमीट में आ गया। समझ में आई बात। अब इधर भी वही होगा, एक टी इसमें जाएगा, एक टी इस गैमीट में जाएगा, है ना, एक फादर हो जाएगा, एक मदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मान के चलो कि ये जो तो टी है वो किसी एक के साथ जाके फ्यूज होगा। जो फादर का जो गैमीट है वो मदर के गैमीट के साथ जाके फ्यूज होगा ना, लेकिन हमें नहीं पता भाई कौन सा गैमीट किसके साथ जाएगा। तो हम दोनों को जो है पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दोनों के साथ गया होगा। मान लो कि ये वाला जो टी है वो इसके साथ भी गया होगा, तो क्या बनाएगा, टी और एक छोटा टी। अगर ये टी इसके साथ जाएगा तो भी क्या बनाएगा, बड़ा टी और छोटा टी। अगर ये वाला टी इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, बड़ा टी छोटा टी। और अगर इसके साथ गया तो बड़ा टी और छोटा टी। दिख रही है बात। अब जरा इसमें देखो, ये जो नया जनरेशन आया उसमें एक बड़ा टी है एक छोटा टी, एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब एक कमजोर है और एक बढ़िया है, एक कमजोर है एक स्ट्रेंथन है, मजबूत है। तो किसकी चलेगी इसमें, मजबूत वाले की चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा टी एक छोटा टी है तो प्लांट की हाइट जो वो मीडियम हो जाएगी, नहीं, इसमें बड़े वाले की चलेगी, है ना, वो डोमिनेंट है तो वही डोमिनेंट है। तो अब इसकी इसमें किसकी चलेगी, डोमिनेंट की। और ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। क्या होंगे,
टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि जो है डोमिनेंट वाले की चलेगी, वो अपने कैरेक्टर को दिखा के रहेगा, चाहे जो हो जाए वो अपने कैरेक्टर्स को शो करके रहेगा, इसीलिए इसकी चलेगी। ठीक है, तो मान लो कि ये जो जनरेशन थी इसे हम पेरेंट जनरेशन कहते हैं या पी जनरेशन कहते हैं, और ये जो जनरेशन है इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। पेरेंट से जो सबसे पहली प्रोजेनी आती है, फीमेल जनरेशन, फर्स्ट फीमेल जनरेशन, उसी को हम F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने ये तो यहां तक देखा कि जब उन्होंने एक बड़ा प्लांट और एक छोटे प्लांट को क्रॉस किया, दोनों में एक फ्लावर का मेल, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन और एक फ्लावर का जो है उन्होंने ओवरी को जब उन्होंने फ्यूज करवाया, फर्टिलाइज मतलब हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल आए, ये छोटा वाला कहीं दिखा ही नहीं, तो उन्हें क्या लगा कि वो गायब हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इस जनरेशन को लिया, इस जनरेशन में से फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है इसमें से 2 मटर के जो बीज लिए। ठीक है, अब मान लो कि एक ये और एक ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इनकी जरा गैमेट्स बनाओ तो इनमें फिर तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक ही जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ना। तो अब मान लो कि ये वाला जो है एक बड़े वाले में जो है टी गया, एक गैमेट में बड़ा टी गया, एक गैमेट में छोटा टी गया। इसके लिए जब बात करें तो एक गैमेट में बड़ा टी जाएगा और एक गैमेट में छोटा टी जाएगा, है ना। अब फिर ये जो है इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, ये रैंडम होता है, रैंडमली ये फिक्स नहीं होता है कि किसके साथ जाएगा वो, दिस इज रैंडम, है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम सबके साथ एक बार डाल के देख लेते, दिस इज ओनली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे आप केसेस करोगे, मेंडल ने 1 या 2 पौधे नहीं लिए थे, उन्होंने जो है हजार के पौधे लिए थे और हजार में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो ज्यादातर उन्होंने क्या पाया वो उन्होंने बताया मैथमेटिक्स के हिसाब से, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये वाला टी जब इसके साथ गया बड़ा टी के साथ, तो 2 बड़े बड़े टी आ गए, है ना। ये वाला टी जब छोटे वाले टी के साथ गया तो बड़ा टी और छोटा टी, ये टी जब बड़े टी के साथ गया तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी हुआ, और ये छोटा टी जब छोटे टी के साथ गया तो टी हुआ। तो अब देखो, अब इसमें जो है एक बड़ा कैपिटल टी है, मतलब ये जो है वो टॉल है, ये प्लांट कैसा है, टॉल है। इसमें दोनों बड़े हैं तो ये टॉल ही होगा। इसमें देखो एक छोटा एक बड़ा है, तो किसकी चलेगी, बड़े वाले की ना, डोमिनेंट वाले की चलेगी, तो उसने अपनी चलाया और वो टॉल हो गया। इसमें भी एक कैपिटल टी है तो ये भी टॉल हो गया। लेकिन इसमें जब इसमें दोनों स्मॉल टी एक साथ आए तो ये जो अकेला प्लांट है वो क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया, ड्वार्फ हो गया। ठीक है, तो जो मेंडल को लगा था कि फर्स्ट जनरेशन में ये वाला जो कैरेक्टर है इसको इसने दबा दिया, इसने इसको आगे नहीं जाने दिया, ऐसा नहीं होता है। ये कैरेक्टर था, है ना, सब में प्रेजेंट था, लेकिन इसको उभरने का मौका नहीं मिला कभी, है ना। अब वो जो डोमिनेंट मैंने बताया, 2 भाई हैं, एक बढ़िया है, उसकी चल रही है घर में, अब वो कहीं चला गया, मान लो, है ना, जॉब अब हो गई, वो कहीं चला गया, अब घर में किसकी चलेगी, छोटे वाले की चलेगी ना, रिसेसिव वाले की चलेगी, जिसकी कभी नहीं चलती थी, उसकी कब चलेगी, जब डोमिनेंट वाला नहीं होगा। ठीक है, तो जब दोनों छोटे वाले आएंगे, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे, तभी वो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, उसी को हम रिसेसिव कहते हैं, है ना। जब दोनों एक जैसे हो तभी वो शो कर पाएंगे। अगर एक उनसे डिफरेंट है और वो अपने कैरेक्टर्स को शो कर रही है, अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिसेसिव है। समझ में आ रही है बात। डोमिनेंट वो जो किसी के साथ रहे वो अपने ही कैरेक्टर को दिखाएगा, और रिसेसिव वो जब वो उसके जैसा कोई और एक मिलेगा तभी वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा। डोमिनेंट के साथ वो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। तो यही था आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर को पढ़ा, सिर्फ प्लांट की हाइट ली, बाकी उसका पॉड का कलर, है ना, सीड का कलर, पॉड का शेप, मतलब फ्लावर कलर, ये सब मैंने कुछ नहीं लिया। सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में मैंने स्टडी किया। तो ऐसे क्रॉस को जो है हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब सिंगल, है ना, हाइब्रिड मतलब हमने हाइब्रिड करवाया, 2 अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करवाया, उसको हाइब्रिड, और क्रॉस मतलब क्रॉस किया हमने। ठीक है, तो अब देखो, आप जो है इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स में बता दूं, है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे, जैसे कि डोमिनेंट और रिसेसिव। मैंने भी जस्ट बताया कि डोमिनेंट वो जो हर हाल में अपने कैरेक्टर को शो करेगा, रिसेसिव वो जो सिर्फ एक जैसा, जो आपने जैसा है उसके साथ आएगा, तभी वो मतलब पेयर में ही वो अपने कैरेक्टर को शो करेगा, सिंगल अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है एक चीज आती है एलिल। एलिल मैंने आपको बताया ना अभी कि एलिल जो होते हैं एक ही जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, है ना। जैसे कि प्लांट की हाइट का जीन है, अब प्लांट की हाइट का जीन या तो टॉल वाला हो सकता है, फिर ड्वार्फ वाला हो सकता है, तो ये एलिल हो गए। समझ में आ रही है बात। एलिल क्या होता है, एक ही जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलिल कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए तो
फिनोटिपिक या फिर जीनोटाइप। फिनोटाइप या जीनोटाइप क्या होता है? तो देखो, फिनोटाइप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्लांट का, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो रेशियो होती है उसी को हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। देखो क्या, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्लांट है, ये चारों के चारों क्या थे? टॉल थे। इनमें सब में एक एक बड़ा बड़ा टी था। तो वो जानने के लिए जो है हमें उसके जीन्स के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर से, ऊपर से हमें क्या दिख रहा है? सारे टॉल। अंदर हमें नहीं पता है कि एक बड़ा टी है एक छोटा टी है। ये देखो, दोनों बड़े टी वाले भी टॉल ही थे और एक छोटा एक बड़े टी वाला भी टॉल ही है ना। तो ये हम इनको जो है बाहर से देख के नहीं कह सकते। प्लांट की हाइट को देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि ये दोनों डबल टी वाले कैपिटल डबल टी है, या एक डबल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ये नहीं पता चलता। बाहर से हमें क्या पता चला? सारे टॉल है। तो इसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया? सारे के सारे टॉल, ऑल टॉल, है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1 है। मतलब इसमें रेशियो ही नहीं है, सबके सब वही है, सबके जीन्स क्या है? सेम है। रेशियो कब निकालते हैं? दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब अगर बात की जाए ये F2 जनरेशन की, दिस इज योर F2 जनरेशन, है ना। तो F2 जनरेशन में अगर फिनोटाइप की बात की जाएगी तो ये 3 टॉल थे आपके, टॉल थे ना। देखो, इसमें 2 कैपिटल डबल टी है फिर भी टॉल है, एक कैपिटल टी है इसमें दोनों में तो फिर भी टॉल है, और एक आपका क्या था? ड्वार्फ था, है ना, था ना। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप। क्या हो गया? 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अब इसका अगर रेशियो पूछेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3:1। 3 क्या थे आपके? टॉल थे, और 1 क्या था आपका? ड्वार्फ था ना। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1। F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन में ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल थे। F2 जनरेशन में जो है क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 का आया। समझ में आ रही है बात? अब अगर बात की जाए जीनोटाइप की, दूसरी चीज होती है जीनोटाइप। फिनोटाइप तो हो गया कि बाहर से हमें दिखने में कैसा लग रहा है। जीनोटाइप, अब अगर जीनोटाइप की बात की, जैसे मैंने बताया कि अब ये भी टॉल है, दोनों कैपिटल टी वाला भी टॉल है और एक कैपिटल एक स्मॉल टी वाला भी टॉल है ना। लेकिन जीनोटाइप क्या है? अलग अलग है ना। तो अगर इस प्रोसेस का मैं जीनोटिपिक रेशियो अगर आपसे पूछूंगी तो आप देखो, प्योर कैपिटल टी वाला सिर्फ 1 है, तो 1 रेशियो। एक कैपिटल बड़ा टी और एक छोटा स्मॉल टी वाला रेशियो 2 है ना, तो 2 रेशियो। और टी स्मॉल टी वाले भी 1 है तो 1 रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। ये दोनों टॉल, मतलब ये जो 3 है ये तीनों टॉल थे, एक ही ड्वार्फ था, लेकिन जिनकी जो जीन्स थी वो अलग थी ना। एक जो थे प्योर था, जिसको हम प्योर कहते हैं, ये प्योर टॉल है, और ये जो है वो हाइब्रिड टॉल है ना। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप। उसके बाद आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वही होता है, ये वाला, ये जो है ये होमोजाइगस है। दोनों इसके कैरेक्टर सेम है ना, दोनों के दोनों टी बड़े हैं, तो ये होमोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस क्या है? एक बड़ा और एक छोटा। दिस इज योर हेट्रोजाइगस कंडीशन। समझ में आ रही है बात? तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और उसके बाद जो है लॉज, जो मेंडल ने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, लॉ, ये सारे लॉज को भी जो है हम अभी पढ़ेंगे। लेट मी क्लीन माई बोर्ड। तो उसके पहले जो हम एक और मेथड जानेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, जो क्रॉस करके मैंने दिखाया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज को जो है हम थोड़ा सिंपल करने के लिए जो है आपको पुनेट स्क्वायर मेथड भी यूज करते हैं उस चीज को बताने के लिए। ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर मेथड हम कैसे यूज करते हैं, जरा देखो। एक स्क्वायर बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। इधर एक आपका मेल हो जाता है, एक फीमेल, इस तरह से, मतलब मेल फीमेल एक हो गया। मतलब एक जो 2 आपके होंगे मटर के जो पौधे होंगे, एक को मेल एक को फीमेल होना चाहिए ना। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे जीन्स लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास बड़ा टी वाला था और एक हमारे पास, पहले F1 जनरेशन के बारे में अगर लिखेंगे तो एक बड़ा टी था और 2 छोटे टी थे, ये थे ना। तो इनकी गैमीट्स क्या क्या बनी थी? एक बड़ा टी और एक बड़ा टी, इसकी छोटा टी, 2 गैमीट्स बनी थी ना। तो इधर उधर गैमीट्स को लिख लो, है ना। एक पेरेंट की गैमीट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, बड़ा टी, और एक वाले की गैमीट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, छोटा टी। ठीक है। अब ये दोनों मिलके ही तो एक बनेगी ना, एक आपका नेक्स्ट जनरेशन। तो मान लो जब ये और ये मिलेंगे तो एक बड़ा टी, छोटा टी। जब ये इसके साथ मिलेगा तो बड़ा टी, छोटा टी। इसके साथ मिलेगा तो बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी। ये तो था आपका फर्स्ट जनरेशन, जो सारे के सारे टॉल थे।
है ना। जीनोटाइप भी सबका सेम था, रेशियो जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सब सेम थी, ठीक है। अब अगर जब हमने दूसरा जनरेशन, जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन बना था हमारा, तो उसका अगर पुनेट स्क्वायर मेथड में लिखना होगा तो अब इससे दो टाइप की गैमेट्स बनेगी ना, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। इससे भी एक बड़ा टी और एक छोटा टी बनेगी। तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी हमने यहां लिख लिया, बड़ा टी छोटा टी लिख लिया। अब देखो, अब फिर से दोनों को मिलकर लिख दो क्रॉस करके, बस और कुछ नहीं है इसमें। पुनेट स्क्वायर मेथड में बहुत इजी हो जाता है ये, इससे कंफ्यूजन नहीं रहती है, बस है ना, सारे पकड़ में आ जाते हैं। अब देखो ये टी और ये टी दोनों बड़े बड़े टी है, तो बड़े बड़े टी वाला एक हो गया, हो गया बड़ा टी छोटा टी, हो गया। अगेन टी और यहाँ पे बड़ा टी है ना, तो बड़े वाले को हम पहले लिखते हैं बड़ा टी और छोटा टी। ये भी छोटा ये भी छोटा, दोनों छुटकू एक जगह, हो गया सिंपल। अब देखो अब यहाँ पे जो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है, ये जो प्योर टॉल है, दो हेट्रोजाइगस टॉल है। प्योर टॉल में दोनों एलील सेम है, हेट्रोजाइगस में दोनों एलील डिफरेंट है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ है, ठीक है। तो हो गया। और यहाँ से आप फिनोटाइप भी देख सकते हो, 3 टॉल है, 3:1 का रेशियो, और जीनोटाइप भी देख सकते हो 1:2:1 का रेशियो, हो गया इजी, रॉकेट साइंस। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है, अब हम दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, मैंने सिर्फ एक चीज ली थी, प्लांट की हाइट ली थी। अब हम दो चीज लेंगे। मान लो कि प्लांट की हाइट के साथ क्या ले, चलो सीड का कलर ले लेते हैं, है ना। सीड का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। तो येलो हमारा डोमिनेंट है, ग्रीन हमारा रिसेसिव है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो येलो के लिए जो है हम बड़ा वाई लेंगे, ठीक है, और ग्रीन के लिए हम छोटा वाई लेंगे, ठीक है। ग्रीन के लिए जी मत ले लेना, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। तो येलो के लिए बड़ा वाई, ग्रीन के लिए छोटा वाई, ठीक है। तो ये हमारा डोमिनेंट वाला है, ये हमारा रिसेसिव वाला है। अब प्लांट की हाइट जो है वो तो हमें पता है, बड़ा बड़ा टी जो है डोमिनेंट और छोटा छोटा टी जो है वो रिसेसिव ड्वार्फ, ठीक है। ये दो कैरेक्टर्स हमारे हो गए ना भैया। तो अब देखो, अब मान लो कि एक जो हमारा पेरेंट है वो बड़ा बड़ा टी है उसके पास, और बड़ा बड़ा वाई है, मतलब टॉल है और येलो है। ये क्या है हमारा, एक पेरेंट टॉल प्लस येलो है ना। और दूसरा पेरेंट्स के पास छोटे छोटे टी छोटे छोटे वाई, मतलब वो ड्वार्फ और ग्रीन है। कैसा है, ड्वार्फ और ग्रीन है। अब इनके गैमेट्स बनाओ जरा, ठीक है। देखो अब गैमेट्स आप कैसे बनाओगे, दोनों कैरेक्टर का एक एक जीन जो है नेक्स्ट गैमेट में जाएगा, है ना। तो इससे जब एक गैमेट बनेगा तो एक टी जाएगा और साथ में एक वाई जाएगा, बड़ा वाई, दोनों सेम है तो सेम जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी एक बचा हुआ टी और बचा हुआ वाई, ठीक है। इसमें भी एक छोटा टी छोटा वाई, दूसरे में भी छोटा टी छोटा वाई। ये दो अलग अलग गैमेट्स हो गए ना भैया। अब देखो, अब इसका और इसको जो है हम क्रॉस करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों क्योंकि सेम है, फादर के भी दोनों गैमेट सेम है, मदर के भी दोनों गैमेट सेम है, तो आप किसी का किसी से भी क्रॉस करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, एक बड़ा टी के साथ छोटा टी और एक बड़ा वाई के साथ छोटा वाई। लेकिन क्योंकि इसमें एक एक कैपिटल कैपिटल है तो चलेगी उन्हीं की। तो ये कैसा होगा, ये भले हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस है ना, एलील हेट्रोजाइगस है, छोटा एक बड़ा है, डिफरेंट है, लेकिन ये होगा कैसा, टॉल प्लस येलो। तो याद रखना, पेरेंट्स जनरेशन से जो फर्स्ट जनरेशन आती है, जब भी पेरेंट्स की प्योर आप लेते हो, प्योर ड्वार्फ मतलब प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव कैरेक्टर्स के जब आप क्रॉस करवाते हो, तो जो F1 जनरेशन होती है वो हाइब्रिड, वो हमेशा डोमिनेंट वाले जैसी होती है, टॉल और येलो डोमिनेंट, ठीक है। अब अगर इनका F2 जनरेशन हम निकालेंगे, उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जरा मैं बोर्ड साफ कर लूं फिर से। तो अब ये था आपका F1 जनरेशन। अभी सारे ऐसे ही थे, तो एक और ले लो इसी के जैसा, बड़ा टी छोटा टी बड़ा वाई छोटा वाई, है ना। एक मेल और एक फीमेल है। अब इनकी गैमेट्स बनाओ और उनमें क्रॉस करवाओ, ठीक है। तो देखो अब इनकी गैमेट्स कैसे बनेंगे, क्रॉस जो है पुनेट स्क्वायर मेथड में करेंगे, ताकि वो इजी हो जाता है। पुनेट स्क्वायर मेथड जो है ऐसे लंबा चौड़ा जो घिचपिच खिचड़ी पक जाती है। तो पहले हम गैमेट्स बना लेते हैं। देखो गैमेट्स अब कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखो गैमेट्स जो है 4 अलग तरह की बनेंगी गैमेट्स भैया, ठीक है। 2 नहीं बन पाएंगे। अब देखो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक और चीज पढ़ोगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में भी जानेंगे हम। क्या होता है, ये जो जीन्स है वो अलग अलग होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, फ्री होती हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि बड़े वाले टी के साथ हर बार बड़ा वाला वाई ही जाए, नहीं, छोटा वाला वाई भी जा सकता है। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं। तो एक बार बड़े वाले टी के साथ बड़ा वाला वाई जाएगा और एक बार बड़े वाले टी के साथ छोटा वाला वाई भी जा सकता है। तो अब देखो y के साथ t के साथ जो है वो बड़ा वाला y ही नहीं जाएगा, सिर्फ छोटा वाला y भी जा सकता है। ठीक है, ये दोनों t के जो ये जो एलिल है, दोनों टॉल के जो एलिल है, सॉरी हाइट के जो दोनों एलिल है, वो कलर के दोनों एलिल के साथ जा सकते हैं, एकदम फ्री है किसी के भी साथ जाने के लिए वो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे t y, पहली बार जो बड़ा वाला कैपिटल टी को हमने कैपिटल वाई के साथ लिया और दूसरी बार जो है कैपिटल टी को हमने स्मॉल वाई के साथ लिया। अब अगर स्मॉल टी की बात करें तो स्मॉल टी एक बार कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और या फिर स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सेम टाइप इसमें भी होगा, इसमें भी जो है वो कोई भी टी किसी भी वाई के साथ जा सकता है। तो इसकी भी 4 गैमेट्स ये बन गए। अब जो है हम जो F2 जनरेशन है, फर्स्ट सेकेंड फीलियल जनरेशन है, उसको पुनेट स्क्वायर मेथड में दिखाएंगे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो हमारा पुनेट स्क्वायर होता है वो 16 बॉक्सेस का होता है। कितने बॉक्स का होता है? 16 बॉक्स का होता है, क्योंकि 16 पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती है। तो 4 बॉक्स के जो है हमने इधर से भी 4, ये जो है हमारा 16 बॉक्सेस का डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही एक तरफ फीमेल को एक तरफ मेल को लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो इन चारों को गैमीट्स को हम साइड में ऐसे ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे ना। तो अगर इधर इसकी एक पेरेंट की बात की जाए तो टी वाई अपॉन टी वाई, इधर भी सारी गैमीट्स को जो है हम सारी पॉसिबल गैमीट्स को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, बस एग्रीगेट कर देना है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज जाते हैं, तो दोनों के जो क्रोमोसोम नंबर है वो बराबर फिर से हो जाती है, गैमेट्स में आधी होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पूरी जाएंगी तो कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई। ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी ठीक है, तो भरने के बाद कुछ ऐसा हो गया। अब देखो अब हम इसके कैरेक्टर्स को जानेंगे, है ना। तो कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे फिनोटाइप का भी रेशियो पूछेगा, ठीक है, और एक जीनोटिपिक रेशियो। तो देखो फिनोटाइप के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो हम देखते जाएंगे। ये कैसा है, टॉल और येलो, है ना। तो एक हो जाएगा टॉल और येलो, एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और एक ये देखो ये प्योर हाइब्रिड है, एक ड्वार्फ और ग्रीन, है ना, ड्वार्फ और ग्रीन, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो गई। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, टॉल के साथ तो जो है दोनों स्मॉल वाई कहाँ है, एक भी टॉल टी और देखो ये दोनों स्मॉल टी, एक टॉल टी है और एक स्मॉल वाई है ना। दैट मीन्स कि टॉल के साथ जो है वो ग्रीन भी जा रहा है, तो एक और आपकी वैरायटी हो जाएगी टॉल प्लस ग्रीन। और उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो ड्वार्फ के साथ येलो भी जा रहा है, तो एक और वैरायटी हो जाएगी ड्वार्फ प्लस येलो। तो दो तो आपकी प्योर वैरायटी थी पेरेंट जनरेशन की, टॉल येलो और ड्वार्फ ग्रीन, ये तो पेरेंट जनरेशन के पास भी था। इसके अलावा दो हाइब्रिड वैरायटीज हमको मिली, टॉल ग्रीन और ड्वार्फ येलो भी जो है हमें मिल गया। ये 4 हमें मिल गए अलग अलग। तो अब ये 4 में कौन कितने हैं हम उनका टोटल नंबर ऑफ काउंट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखते हैं। तो अगर सबसे पहले जो है टॉल और येलो की बात की जाए तो टॉल येलो वाले कितने हैं, 1, इसमें भी एक कैपिटल टी एक कैपिटल वाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिकली आपको इतना छांटने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो टॉल येलो वाले जो है ये 4 और ये इस तरह का एक ट्राइंगल जो है आपको दिखेगा, ये है सारे टॉल येलो वाले। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेशियो। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए
टॉल के साथ ग्रीन की, तो टॉल ग्रीन एक ये और एक ये 1 2 3, एक ये भी ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है टॉल ग्रीन का, तो 1 9:3। उसके बाद टॉल ग्रीन, ये टॉल के साथ स्मॉल वाई। उसके बाद देखो एक और है ड्वार्फ के साथ येलो, कैपिटल येलो है ना, तो उसका भी रेशियो कितना है 3 है, और एक सिंगल हमारा बच जाएगा जो प्योर ड्वार्फ जो हमारा था, ठीक है, ड्वार्फ और ग्रीन जो है एक हमारा ये लास्ट में बन जाएगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो आपकी आएगी 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1 आएगी। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो फिर जीनोटिपिक रेशियो ये जो 9 है, 9 का जो है जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग है, तो फिर उनमें भी जो कितने हैं प्योर, एक ये है 1 है, इस तरह के 2 हैं, इस तरह के भी 2 हैं, इस तरह के 2 हैं, 1:2:2:3, इस तरह से जो है आप जीनोटिपिक रेशियो भी पूरा अलग अलग लिखोगे। तो ये था आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। अब देखो, अब हमने अभी मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, तो इसके बेसिस पे मेंडल ने जो है वो 3 लॉज बनाए थे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके उन तीनों लॉज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके में जीन्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में अकर करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स कि जीन्स भी जो है वो पेयर में होंगे। तो क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं और हमें पता है कि 2 सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, उनका कोई एक पेयर ही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो जीन्स होती हैं वो 2 पेयर ऑफ जीन्स जो होती है, एलिल्स जो होती है, फॉर लाइक टी और टी था, है ना, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि नेक्स्ट जो गैमीट है उसमें सिर्फ दोनों में से कोई एक ही सेग्रीगेट करके जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बात कहती है कि जिस टाइम गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उस टाइम जो जीन्स हैं वो जो पेयर में होती हैं, उन पेयर में से कोई एक ही एलिल, दोनों एलिल में से कोई एक ही जो है वो नेक्स्ट गैमीट में ट्रांसफर होगा। तो 2 गैमीट्स बनेंगे तो दोनों में एक एक ट्रांसफर हो जाएगा। दिस सेज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आ रही है बात। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस सबके लिए लागू होती है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद से होती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कोई भी बेसिक लॉजिक ही नहीं होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो क्या कहता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमने जो है वो सीड का कलर लिया था येलो और प्लांट की हाइट ली थी टॉल, है ना। तो इन दोनों के जीन्स जो है एक जो सीड है उसमें, मतलब एक जो गैमीट है, मेल हो या फीमेल हो, उनमें इन दोनों के लिए जीन्स प्रेजेंट होंगी। दोनों ही नहीं, जो 7 कैरेक्टर्स हमने पी के पढ़े थे, उन सबके कैरेक्टर्स के एक जीन जो है, एक कॉपी जो है हर गैमीट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि मान लो यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई और जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, तो ये जो टी है ये इसके इंडिपेंडेंट है ना, ये जरूर, और ये मतलब कि ये जो टी है ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है इन दोनों में से किसी के भी साथ जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल डोमिनेंट जो है सिर्फ डोमिनेंट वाले के साथ ही जाएगा या सिर्फ रिसेसिव वाले के साथ ही जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो जो कैपिटल टी है वो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई दोनों के साथ जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, और स्मॉल वाला भी दोनों में से किसी के भी साथ जाने के लिए और गैमीट्स बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ रही है बात। तो जब भी हम वो, इसीलिए हमने जो पुनेट स्क्वायर मेथड में सारी पॉसिबिलिटीज लिखी थी कि क्या क्या हो सकता है। हमने जितना भी लिखा था जरूरी नहीं कि हर बार वही आएगा, है ना, लेकिन उन्हीं में से कोई आएगा। समझ में आ रही है बात। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हमने 16 पॉसिबिलिटीज बनाई थी उन्हीं में से कोई आएगा, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब कौन सा जीन किसके साथ जा रहा है ये कोई भी नहीं कह सकता है, बस हमने एक अंदाजा, हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगर बात की जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में वही कहता है कि अगर किसी कोई एलिल हेटेरोजाइगस एलिल है तो दोनों में से कोई एक ऐसा होगा, एक ऐसा जीन होगा जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो डोमिनेंट होगा, है ना। वो जो डोमिनेंट जीन जिसमें भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिस भी गैमीट में, जिस भी इंडिविजुअल में डोमिनेंट जो है हर बार अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा। यही होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसी के साथ जो सारा आपका हेरिडिटी वाला पार्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में और बचा हुआ है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो, तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या मतलब क्या होता है कि हम पता कैसे करते हैं कि कोई भी जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, ये कैसे पता चलता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं अब उसके लिए, सपोज कि ये फादर है और ये मदर है,
ठीक है, माई ड्रॉइंग इज नॉट सो नाइस। तो फादर मदर है, फादर और मदर पे ही डिपेंड से ही जो है वो बेबी बन के आएगी। तो अब देखो क्या होता है, अब जो पेरेंट्स, फादर के पास हमें पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मदर में भी 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स दैट मीन्स 23 पेयर है ना। तो इन 23 पेयर में जो 22 पेयर होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। तो ये ऑटोसोम्स क्या होती है? क्रोमोसोम्स के वो 22 पेयर्स जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, वो हमारे बॉडी के बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे आईज का कलर, बालों का जो भी है, हम गोरे हैं, काले हैं, छोटे मोटे नाटे, क्या होगा, कौन से फीचर्स पापा से आएंगे, मदर से आएंगे, बाकी सारे फिजिकल अपीयरेंस है, सब कुछ जो है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है, यही 22 ऑटोसोम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक पेयर, वन पेयर जो बच जाता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और वो वन पेयर ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। समझ में आ रही है बात? तो वही सेक्स क्रोमोसोम के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि 23 क्रोमोसोम्स में से कौन कौन सा क्रोमोसोम आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो हमने सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो चार्ट बनाया था उसमें 16 पॉसिबिलिटीज थी, है ना। ह्यूमंस के लिए बनाने जाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन तक पहुंच जाओगे, छोड़ो उसे, है ना। तो हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। तो बात की जाए अगर मेल की, तो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर होते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, हेट्रोजाइगस होता है ये, ठीक है, मतलब अलग अलग है दोनों क्रोमोसोम्स। ठीक है, फीमेल्स की अगर बात की जाए तो इसका दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक्स एक्स होता है, दैट मीन्स होमोजाइगस, सेम। ठीक है, अब जो है, अब इनके क्रोमोसोम्स के हम गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हमने अभी जस्ट पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि कोई एक ही जो है नेक्स्ट गैमेट में जाएगा, है ना। तो एक्स के जो मेल है उसके दो तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, बनेंगे ना, या तो एक में एक्स आएगा या फिर वाई आएगा ना। अब फीमेल के तो दोनों एक्स हैं, तो दोनों जो गैमेट्स हैं उनमें क्या जाएगा, एक्स या एक्स ही जाएगा। तो ये मेल का, ये फीमेल का, है ना। अगर इसे पुनेट स्क्वायर मेथड में बनाएंगे तो एक्स फीमेल के लिए, एक्स और वाई मेल के लिए। पॉसिबिलिटीज लिख दो, एक्स 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 वाई एक्स वाई, मतलब दो फीमेल या दो मेल, मतलब कि 50-50% पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी जो बेबी है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। इसके 50-50% चांस है। समझ में आ रही है बात? तो या तो कोई भी बेबी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अब अगर देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि फीमेल के दोनों क्रोमोसोम्स सेम है, और किसके क्रोमोसोम्स डिफरेंट थे, मेल के डिफरेंट थे। अगर मेल वाले का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज होगा तो वो बेबी गर्ल बनेगी। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होगा तो वो बेबी बॉय बनेगा। दैट मीन्स सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द फादर, नॉट ऑन द मदर। जो सेक्स है किसी भी बेबी का, वो मेल होगा या फीमेल होगा, या किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। हमारे कंट्री में जो पुराने जमाने में जो फीमेल्स को टॉर्चर किया जाता था, कमेंट्स ताने मारे जाते थे, टॉन्ट किया जाता था, है ना, कि बेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तुम, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द रीजन कि इस टॉपिक को जो है इंक्लूड किया जाता है आपके सिलेबस में, ताकि हम इसके प्रति जागरूक हो पाए, है ना, और सबको पता चल पाए कि जो बेसिकली जो सेक्स ऑफ क्रोमोसोम है वो किस सेक्स ऑफ द बेबी है वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन मदर। समझ में आ रही है बात? वैसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में जानेंगे, जिसमें जो है वो बेबी का जो सेक्स है वो फीमेल पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे ह्यूमंस में मेल हेट्रोजाइगस हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स, कुछ बर्ड्स हैं जिनमें जो है फीमेल्स हेट्रोजाइगस होती हैं। दैट इज अनदर केस। ह्यूमंस की सिर्फ बात हुई थी, यहाँ पे जो है आपके सिलेबस में सिर्फ ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन था। इसी के साथ ही पूरा हेरिडिटी का जो चैप्टर है, जो इस बार आपके 10th क्लास में आने वाला है 2021 में, वो खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।